जो सियासी जद्दोजहद जारी है उसका बुनियाद जो है वो इस मुल्क के अंदर आईनी हुक्मरानी है। वो काम, वो ख्वाब, वो रास्ता जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के लिए मुतय्यन किया था, जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था, वो रास्ता जिस पे चल के दुनिया की अक़वाम आज तरक्की याफ्ता अक़वाम बनी है, उस रास्ते पे चलने का ख्वाब शहीद भुट्टो का था। उसका बुनियादी काज ये है कि तमाम इदारे आइन के हदूद के अंदर रह के अपना काम करें, हुकूमतें गिराई और बनाई न जाएं, वोटों को, वोट का एहतराम ये हो कि जिसके नाम का वोट हो उसी को पड़े, और एजेंसीज का सियासी अमल में बदाखलत बंद हो। ये पीपल्स पार्टी की 53 साला स्ट्रगल है। आज हमारे बाकी साथी भी अपने अपने तजर्बात से ये फ़ायदा उठा के या उससे तजर्बा सीख के वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हमारी कोई जंग नहीं है, सियासी जद्दोजहद है, और सियासी जद्दोजहद आईनी है, कानूनी है। मौजूदा हुकूमत उसी अमल की पैदावार है जिसके खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं। बावजूद इसके कि इंतखाबात पे हमारा पहले दिन से एतराज़ था, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 2.5 साल बाद क्यों याद आ गया। हमारा इंतखाबात के मौके पे भी एतराज़ था, हमने उस वक्त भी एतराज़ात फाइल किए, और एक APC हुई थी इंतखाब के 2 दिन बाद, उसमें भी ये मुतालबा था, उसमें भी कुछ जमातों ने कहा था कि आप असम्बलियों में ना जाएं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों ने ये फैसला किया कि हम पार्लियामेंट्री रस्तों को नहीं छोड़ेंगे, जमहूरी रस्तों को खाली नहीं छोड़ेंगे, और हम सेलेक्टर्स के लिए किसी सेलेक्टेड को बिठा के अपनी मर्जी चलाने के लिए रास्ते हम वार नहीं करेंगे, उनको खुला नहीं छोड़ेंगे। उसका मुल्क को नुकसान होता है, लिहाजा हमने हत्तल इम्कान कोशिश की और बार बार तावन की कोशिश की। उन्हें कहा कि इकोनॉमी, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, बेरोज़गारी होती जा रही है, कारोबार गिरते जा रहे हैं, मुल्क में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और आप सिर्फ IMF और IMF के नुमाइंदों के कहने पे पाकिस्तान के अंदर अपनी पॉलिसीज़ चला रहे हैं, नफ़रत और फाशिज़म को प्रमोट कर रहे हैं। ये मुनासिब नहीं, इससे मुल्क बर्बाद हो जाएगा। अब तारीख शाहिद है, लोगों ने देख लिया कि 2.5 साल में इमरान खान साहब की हुकूमत सिवाय एक अमल के, और वो है गाली गलोच, उसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो लोगों के सामने अपनी कारकर्दगी के तौर पर रख सकें। उनका ये दावा था कि ये जो बड़े बड़े हैं ये सारे, इनको पकड़ना है, इनसे दौलत हासिल करनी है। सारों को पकड़ लिया, जेलों में डाल लिया, क्या उसका नतीजे में अवाम को कोई सहूलत मिल गई? उनके खिलाफ जेली केसेस बनाए, अदालतों में वो केस प्रूव नहीं हो रहे। नैब एक बाजू मरोड़ने वाला, पगड़ियाँ उछालने वाला, सियासी वफादारियाँ तब्दील करने वाला, जमातें बनाने और बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला, हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाला इदारा बन के रह गया। और ये कल हमारा दावा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फैसले दे दिए। इसके बावजूद हमने कोशिश की, लेकिन 2.5 साल तक सिवाय मुगल्लज़ात के और कुछ जवाब में नहीं सुना। ये एक ही बात है कि NRO नहीं दूंगा, या वो आप कुछ और कह रहे थे, लेकिन NRO नहीं दूंगा। किसने मांगा आपसे NRO? कौन डिमांड कर रहा है NRO? ले दे के इनके पास एक जवाब है कि नैब के कवानीन में तरामीम में 34 पॉइंट पे अपोजिशन ने अमेंडमेंट्स फाइल की। वो बिल गवर्नमेंट लेके आई, हमने अपनी अमेंडमेंट्स फाइल की, वो 34 नहीं है, कम है, और हमने वो अमेंडमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों की रोशनी में, माजी के तजर्बात की रोशनी में फाइल की। लेकिन सवाल यह है कि हमारी अगर आपको कबूल नहीं है तजावीज़, तो ये बताएं जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसके आपने, हुकूमत ने भी कोई तजावीज़ है? सवाल है कि ये तो 2.5 महीने पहले या 2 महीने पहले NRO का इशू आया था,
نیب کے قوانین کا ایشو آیا تھا جس کو NRO کہا جاتا ہے، اس سے پہلے کون سا NRO تھا جس کے بارے میں بار بار بات کی جاتی تھی؟ اور اگر صرف سیاستدانوں کو گرفتار کر کے آپ بزنس مینوں کو بھی NRO دے دیں، آپ NRO دے دیں اور ساری مشینری، تو یہ قبول نہیں ہے۔ اور اسی لیے اب ساری اپوزیشن نے اکٹھے ہو کے اور اس کے پیچھے بیٹھی فورسز کو آئین کے دائرے میں لے جانے کی یہ مہم شروع کی ہے۔ اور میں آج آپ کے اس توسط سے پاکستان کی ریاستی مشینری کو بھی کہتا ہوں، مختلف اداروں کے ملازمین کو کہتا ہوں کہ وہ جو حکومت کے ایما پہ اپنی سرکاری ڈیوٹیوں سے تجاوز کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ ضلعی انتظامیہ ہے، وہ پولیس ہے، وہ نیب ہے، وہ FIA ہے، وہ اینٹی کرپشن، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ وہ یاد رکھیں وہ کسی فرد کے نہیں، وہ کسی جماعت کے ملازم نہیں ہیں، وہ ریاست کے ملازم ہیں۔ اور اگر آج وہ صرف اپنی نوکریاں نہیں، اپنی پوسٹنگیں مچانے کے لیے اگر وہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں گے، حکمرانوں کی خواہشوں کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے، میں بالکل آج اعلان کر رہا ہوں کہ جب ہماری حکومت آئی ہم ایک ایک اس افسر کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے جو ناجائز کام کر رہا ہے، جو حکومت کی خواہشوں کے مطابق اپوزیشن کو خار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی کو سپیئر نہیں کریں گے۔ ہم تمام افسروں کا عزت و احترام کرتے ہیں، ہم ان سے توقع کرتے ہیں صرف اپنی پوسٹنگ بچانے کے لیے لوگوں کی عزتیں مت اچھالیں، ان کی زندگیاں خراب نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ گنہگار ہے، اس کا قصور ہے، اس کے خلاف بھرپور ایکشن ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے اوپر کرپشن کا الزام ہے تو وہ 2.5 سال تک یہ حکومت بیٹھی ہے، خالی الزام لگاتی رہی ہے۔ آج بھی وہ کیس عدالتوں میں پڑے ہیں اور عدالتیں اٹھا کے ان کے منہ پہ مار رہی ہیں، وہ جا کے وہاں ثبوت دیں۔ لیکن ان کیسز کو ایک طرف رکھتے ہوئے آج پاکستان کا کسان سراپا احتجاج ہے، مزدور سراپا احتجاج ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور اس حکومت کے درمیان اتنے کرپشن کے سکینڈل اٹھے ہیں۔ ادویات مہنگی کی گئی، سکینڈل آیا، مافیا کھیلا، وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیشن بنایا، کچھ نہیں کیا۔ چینی کے اوپر ڈاکہ پڑا، وزیر اعظم صاحب نے کمیشن بنایا، چینی اور مہنگی ہو گئی، کچھ نہیں کیا۔ تیل کے اوپر آیا، کارٹل بنا، کمیشن بنایا، کچھ نہیں کیا۔ آٹے کے اوپر آٹا مہنگا ہوا، پنجاب حکومت نے آٹا سمگل کرنے کی اجازت دے دی یا باہر بھیجنے کی اجازت دے دی، اس کے اوپر کمیشن بنا، کچھ نہیں کیا۔ پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں آگ لگا دی ہے، اور پھر کہتے ہیں آج بھی وہی نعرہ ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم الٹا لٹکا دیں گے۔ وہ بھائی کدھر گئے تمہارے 200 ارب ڈالر جو تم کہتے تھے ہمارے پاس ثبوت ہے؟ وہ شخص جو آج وزیر اعظم پاکستان ہے، یہ تو آپ کو یاد ہوگا نا، کہتے تھے خان صاحب کہ ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ہر چیز کے اوپر اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے، ہم آئیں گے، آتے ہی فوری طور پہ فیصلے کریں گے۔ 100 دن پاکستان کی حیت بدل، آج 100 نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں، آج تو 700-800 دن گزر گئے خان صاحب، 1000 دن سے بھی اوپر ہونے والا ہے۔ سو سوال یہ ہے کہ آج تک آپ نے کیا کیا ہے سوائے گالی گلوچ کے، اور پاکستان کے اندر ایک ایسا کلچر پروموٹ کر دیا کہ جب بھی کبھی آپ ٹیلی ویژن شو بھی دیکھتے ہیں تو ایک ہی نیریٹو ہے کہ بدتمیزی کے ساتھ، تضحیک کے ساتھ اپنے مخالف کو مخاطب کرو، اس کی پگڑی اچھالو اور اس کو مجبور کرو کہ وہ بھی اسی زبان میں جا کے بات کرے۔ یہ پاکستان کی نہ صرف پورے معاشرے کو، سیاسی جو ہمارا لسان ہے اس کو بھی خراب کر رہے ہیں، لہذا ان کا جانا بہت ضروری ہے۔ اور PDM بالکل متفقہ طور پہ آگے بڑھ رہی ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ پچھلی میٹنگ کے اندر بھی ہم نے واضح کیا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہم حصہ لیں گے، ہم ان کو واک اوور نہیں دیں گے، بائی الیکشنز میں حصہ لیں گے، اور جب اجتماعی فیصلوں کا، استعفوں کا فیصلہ کا وقت آئے گا، اس کا فیصلہ ہوگا اپروپریٹ ٹائم پہ، بالکل ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ تاثر کہ پیپلز پارٹی کسی معاملے میں پیچھے ہٹ رہی ہے، آج کل ہمارے کچھ اینکرز بھی یہ تاثر دیتے ہیں، حکومت والے بھی دیتے ہیں کہ زرداری صاحب نے یہ کر دیا، زرداری صاحب نے بڑا پتہ کھیل دیا۔ میں ان کی سوچ کی، اس بات کی مذمت کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اور یہ کہوں گا کہ زرداری صاحب نے یا پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا کارڈ، کوئی ایسی بات نہیں کی جو کسی اصول سے انحراف ہے۔
हम उन 26 पॉइंट्स के साथ हैं। सेनेट के इलेक्शन में सारी जमातों ने इकट्ठे बैठ के फैसला किया था कि इसकी लीगल राय ली जाए। हमने अपनी लीगल और सियासी राय पीडीएम के अजलास में पीपल्स पार्टी ने पेश की, बाकी जमातों ने हमारे साथ इत्तेफाक किया। और बाकी जो अगला इशू है कि हम तहरीक चलाएंगे, बिल्कुल चला रहे हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं। हम अवाम को इस सारी तहरीक में शामिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जल्द अज जल्द इस हुकूमत का खात्मा करेंगे। और मैं आखिर में ये बात मुझे पहले कहनी चाहिए थी, कोयटा सानहा की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और मुझे हैरानगी है कि हमारे दौर में ये वाक़या बदकिस्मती है। हमारे मुल्क के अंदर रियासत ने जब इन मजहबी इंतहा पसंदों को आज़ादियाँ दे दी, छूट दे दी, तो उसके नतीजे में ये वायलेंस बहुत बढ़ा। आज भी इसमें गैर मुल्की हाथ ज़मीन पे हो रहा है, हम उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाए। हमारे दौर में भी 2 वाक़यात हुए, लेकिन उनका ये मुतालबा था, वो दुखे हुए थे, हम उनके पास गए, वज़ीर आज़म साहब भी गए, मैं भी उस वफ़द में शामिल था। दूसरे वाक़े में भी मैं वहाँ पे गया और हमने जो हज़ारा बरादरी के, वहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी के जो ग्रीवांसेस थे उनको एड्रेस करने की हत्तुल इम्कान कोशिश भी की। लेकिन आज की हुकूमत का अलमिया ये है कि वज़ीर आज़म जाने को तैयार नहीं है और जो जाते हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म यहाँ आए तो क्या फ़ायदा होगा, यानी वज़ीर आज़म को क्या फ़ायदा होगा। तो वज़ीर आज़म अगर लोगों के यहाँ किसी ताज़ियत पे भी जाता है, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने के भी जाता है, तो उसकी भी कीमत तलब करता है, मेरा फ़ायदा क्या है। ये बड़ी काबिल मज़म्मत बात है और हम समझते हैं कि रियासती इदारों को भी, एजेंसीज़ को भी, और ख़ास तौर पे ये जो हमारी खुफिया इदारे हैं, खुफिया एजेंसीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो जमातों की तरफ नहीं, सियासी जमातों के खिलाफ अपना काम छोड़ें, हमारे फ़ोन टेप करने बंद करें और इन दहशत गर्दों का, इन तंजीमों को निकाल के उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने में मुआवनत करें, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने खुद भी कहा कि पीडीएम की जो आपके साथ सिलसिला है वो कायम दायम है, लेकिन हुकूमती तर्जमानों की जानब से बड़े कहके लगाए जा रहे हैं एक हफ्ता से, और कुछ मीडिया एंकर्स का भी आपने जिक्र कर दिया। तो पीडीएम का जो आइंदा का मुस्तकबिल का जो लाहे हमल है, जो आपकी तहरीक है, जो मुजाहरे हैं या जलसे जुलूस हैं, उस हवाले से थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पीडीएम के साथ जो लाहे हमल है उस पर थोड़ी सी। देखिए, लाहे हमल तो हमने पहले ऐलान कर दिया। लाहे हमल हमारा बड़ा वाज़ेह है, वो 26 पॉइंट्स में, और एक्शन पॉइंट्स 2 हमारे डॉक्यूमेंट है, जो हमारे दस्तावेज हमने साइन किए हैं, फिर एक लाहौर डिक्लेरेशन है, हम उसकी एक एक शिक के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी, मैंने पहले भी गुजारिश की, एक बात को कहा जा रहा है कि जी इस्तीफे नहीं दे रहे, इस्तीफे दे रहे, पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, पीपल्स पार्टी ने सेनेट के इलेक्शन के बायकॉट नहीं किया। हमने पहले भी कहा है कि ये तय हुआ था कि अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से आरा ली जाए कि क्या इस्तीफे दे के हम सेनेट का इलेक्शन रोक सकते हैं। तो हमें राय ये मिली कि हम इलेक्शन नहीं रोक सकते, इलेक्शन इस तरह नहीं रुकेगा, और उसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत को वाकओवर मिलेगा, इनको सेनेट में अददी बर्तरी मिल जाएगी, 2/3 मिल जाएगी, और फिर ये अपनी मर्जी से जो चाहेंगे फैसले करेंगे। और इनके फैसले फाशिस्टों वाले फैसले हैं, ये पहले ही अपने फैसलों से पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों में आग लगा चुके हैं, हम इनको मज़ीद छूट नहीं दे सकते। इसके अलावा वो कौन सा काम है हम जिसके साथ नहीं खड़े। हम ये कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और अप्रोप्रिएट टाइम पे, ये 26 पॉइंट में तहरीरी है। वो जो एंकर एक ख़ास जो एंगल देना चाहते हैं, उनसे उन्होंने पढ़ा है, सारा कुछ जानते हैं, वो एक एक डॉक्यूमेंट पढ़ा है उन्होंने। इसके बावजूद, अगर पढ़ने के बावजूद, हमारी तहरीर के ऊपर साइन के बावजूद, अगर कोई एंकर हो, हुकूमती तर्जमान हो, हुकूमती तर्जमानों की तो मैं समझ आती है, वो तो मुखालिफ है, वो तो अपनी इंटरप्रिटेशन करेंगे, लेकिन एंकर से हमें तवक्को यह है कि वो न्यूट्रल होंगे। लेकिन वो भी बाज़ औक़ात कुछ एंकर्स हमारे वो हैं जो कहीं ख़ास जगह से आए हुए इशारे ज़्यादा अच्छे सुनते हैं, उनको ज़्यादा समझ आती है और उन इशारों पे काम करते हैं। अच्छा सर, हाल ही में जी, जब अभी बाकी शहरों में शुरू है इंशाअल्लाह, चनियोट हमारा गढ़ है, हसन मुर्तज़ा साहब और रहत अली शाह साहब, और हमारे यहाँ पे हमारी ज़िली कलीम अमीर साहब, हमारी ज़िली तंजीम, ये तो हमारा गढ़ है पीपल्स पार्टी का। जब भी यहाँ जलसा हुआ है पाकिस्तान में, उसका रिकॉर्ड हुआ है,
तो ऐसे शहरों में तो यकीनन जमातें जाती हैं, यहाँ भी आएंगे बिल्कुल। शुक्रिया। हुकूमत हाल ही में वज़ीर आज़म साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अपोजिशन जो है वो करप्शन केसेस से बचने के लिए एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के तल्लुकात को मुतनाज़ बनाना चाहती है। एक अजीब सा शोर और वावेला है जिससे हम बिल्कुल भी जो है वो थ्रेड नहीं लेंगे और हम अपने मौक़िफ़ पर कायम है और अपोजिशन के जितने भी करप्शन केसेस हैं इन पर किसी भी किस्म की रियायत इन्हें नहीं दी जाएगी। इसका मैं 2 दफ़ा जवाब दे चुका हूँ। सवाल ये है कि हम उनसे कोई रियायत नहीं मांग रहे। जो अदालतों में केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या बाकी अदालतों में, क्या वो हुकूमत ये कह रही है हमारे कंट्रोल में है कि हम उनको रियायत दे सकते हैं? क्या वो ये कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के लोगों को रियायत दे दो। हम अपने केसेस अदालतों में भुगत रहे हैं, इससे पहले भी भुगतते रहे हैं और आपने जाली केसेस बनाए हैं, उनके कोई सबूत आपके पास नहीं है। लेकिन वो इस दायरे में रख के अपने सारे यूटर, सारे जो उनके दौर में डाके पड़े हैं, फ्रॉड हुए हैं, उनके अपने साथियों ने जो कुछ किया है उस सब पे पर्दा डालते हैं। एक ही उनके पास आर्गूमेंट, एक सिर्फ कि एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। उन्हें के ना दें, ओके इसको साइड करें, ये बताएं कौम के लिए क्या किया। उनके पास कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि किया कुछ नहीं, कर सकते कुछ नहीं। जो वज़ीर आज़म 2.5 साल बाद खड़े होकर ये कह रहा हो कि हमारी तैयारी नहीं थी, हम ज़रा नए हैं, हमें समझ नहीं आई, अब हम समझेंगे और आइंदा हम करेंगे। उनकी अहलियत और काबिलियत पे हम क्या करें? मातम न करें तो क्या करें? बहुत शुक्रिया। थैंक यू।